बादशाह की ऊब और शाही दरबार का सन्नाटा। यह एक गर्म दोपहर थी। आगरा के किले में दीवान ए खास अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। मखमली कालीन बिछे थे, झूमर चमक रहे थे और हवा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू थी। लेकिन इस सब भव्यता के बीच एक चीज की कमी थी और वह थी बादशाह अकबर की मुस्कान। बादशाह अकबर अपने तख्त पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती वहां बिठाया हो। वे ऊब चुके थे। रोज वही दरबारी, वही शिकायतें, वही जी हुजूरी। मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी ठीक कर रहे थे, तानसेन अपने तानपूरे के तार कस रहे थे और बाकी दरबारी एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। अचानक बादशाह ने एक जोर की उबासी ली। आह! पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की उबासी का मतलब था कि तूफान आने वाला है। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल, क्या हमारी सल्तनत में हंसी का अकाल पड़ गया है? आज हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। न संगीत, न भोजन, न ही ये राजकाज की बातें। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए खड़े थे, आगे आए और झुककर सलाम किया। जहांपनाह, हंसी तो हवा की तरह होती है, जब आती है तो रोके नहीं रुकती। बस खिड़की खोलने की जरूरत है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तो खोलो खिड़की बीरबल, हमें हंसाओ, कोई चुटकुला सुनाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, चुटकुलों से तो अब बच्चे हंसते हैं। आपको तो कुछ शाही मनोरंजन चाहिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें चुनौती देने का मौका मिल गया था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो कल दरबार में एक ऐसी सवारी लेकर आओ जिसे देखकर न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा दरबार, मेरे संतरी और यहाँ तक कि मेरे अस्तबल के घोड़े भी हंसने लगे। दरबारी कानाफूसी करने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, लीजिए, अब बीरबल को जोकर बनना पड़ेगा। अकबर ने शर्त आगे बढ़ाई, और सुनो बीरबल, शर्त यह है कि वह सवारी न तो घोड़े की होनी चाहिए, न हाथी की, न पालकी होनी चाहिए और न ही तुम पैदल आओगे। और सवारी इतनी मजेदार होनी चाहिए कि उसे देखते ही मेरे पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाए। अगर मैं नहीं हंसा तो तुम्हें 100 कोड़ों की सजा मिलेगी, और अगर मैं हंसा तो जो मांगोगे वह मिलेगा। बीरबल ने माथे से पसीना पोंछा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान कायम रखी। जो हुक्म जहांपनाह, कल की सुबह हंसी का सूरज लेकर आएगी। अध्याय 2, बीरबल की चिंता और अनोखा विचार। बीरबल दरबार से बाहर तो बड़ी शान से निकले थे, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उनका दिमाग चकराने लगा था। न घोड़ा, न हाथी, न पालकी, न पैदल, और ऊपर से मजेदार भी होनी चाहिए। बीरबल अपने घर के आंगन में टहल रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? आप जलेबी की तरह सीधे और इमरती की तरह उलझे हुए क्यों लग रहे हैं? बीरबल ने सारी समस्या बताई। पत्नी हंस पड़ी, तो इसमें क्या है? आप गधे पर बैठकर जाइए। गधा? बीरबल ने सोचा, नहीं, गधा तो आम सवारी है। बादशाह को कुछ अनोखा चाहिए। तभी बीरबल की नजर अपने पड़ोसी के घर के बाहर बंधे एक मरियल से ऊंट और एक बहुत ही छोटे कद के बैल पर पड़ी। बीरबल की आंखों में शरारत कौंध गई। उन्होंने अपने नौकर गंगू को बुलाया। गंगू, सुन। गंगू, जो थोड़ा कम अकल लेकिन बहुत वफादार था, दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, मुझे कल के लिए एक रथ तैयार करना है, लेकिन वह रथ सोने या चांदी का नहीं होगा। तो क्या लकड़ी का होगा मालिक? नहीं, वह टूटी हुई चारपाई का होगा, बीरबल ने कहा। गंगू का मुंह खुला का खुला रह गया। चारपाई? और उसे खींचेगा कौन? घोड़े? बीरबल हंसे, नहीं, उसे खींचेगा एक तरफ वो लंबा बूढ़ा ऊंट और दूसरी तरफ वो नाटा मोटा बैल। गंगू ने अपना सिर खुजाया। मालिक, ऊंट पहाड़ जैसा ऊंचा और बैल पत्थर जैसा नाटा, ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? रथ तो टेढ़ा हो जाएगा। वही तो गंगू, वही तो चमत्कार है। जा, तैयारी शुरू कर। अध्याय 3, मुल्ला दो प्याजा की जासूसी। उधर मुल्ला दो प्याजा और बादशाह के अन्य जलने वाले दरबारी खुशियां मना रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल कल कोड़े खाएगा, लेकिन फिर भी मुल्ला ने अपने एक खबरी को बीरबल के घर भेजा। जाओ और देखो कि वह खिचड़ी क्या पका रहा है। मुल्ला ने आदेश दिया।
जासूस बीरबल के घर की दीवार फांद कर झांका। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बीरबल एक पुरानी खटमल वाली चारपाई के नीचे पहिए लगा रहे थे। एक तरफ एक बहुत बड़ा पहिया था, शायद किसी तोप का, और दूसरी तरफ एक बहुत छोटा पहिया, शायद किसी ठेले का। जासूस भागा भागा मुल्ला के पास गया। हुजूर, हुजूर, बीरबल पागल हो गया है। वह टूटी खटिया को रथ बना रहा है। मुल्ला दो प्याजा जोर से हंसे। वाह, कल का दिन तो इतिहास में लिखा जाएगा। बीरबल अपनी बेइज्जती का सामान खुद तैयार कर रहा है। अध्याय 4, सवारी की सजावट। रात भर बीरबल और गंगू ने मेहनत की। सवारी तैयार थी। उसे देखकर खुद गंगू भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। सवारी का विवरण। यह एक जूता रथ था। मुख्य ढांचा एक पुरानी चारपाई थी जिसमें से रस्सियां लटक रही थीं। पहिए। दाईं तरफ एक विशालकाय लकड़ी का पहिया था जिससे चारपाई का वह हिस्सा ऊपर उठ गया था। बाईं तरफ एक छोटा सा लोहे का पहिया था जिससे वह हिस्सा जमीन से लगभग रगड़ रहा था। जानवर। इसे खींचने के लिए दाईं ओर एक बेहद लंबा मरियल ऊंट बंधा था जिसे रंग बिरंगे रिबन से सजाया गया था। बाईं ओर एक नाटा मोटा सांड बैल था जिसके सींगों पर घुंघरू बंधे थे और पीठ पर एक पुराना फटा हुआ कालीन डाला गया था। छतरी। धूप से बचने के लिए बीरबल ने फटे हुए जूतों और टूटी हुई छतरियों को जोड़कर एक शाही छत्र बनाया था। लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा बीरबल का खुद का भेष था। बीरबल ने एक पैर में धोती पहनी थी और दूसरे पैर में चूड़ीदार पाजामा। सिर पर शाही पगड़ी की जगह एक उल्टा रखा हुआ मिट्टी का घड़ा था जिसमें 2 छेद आंखों के लिए किए गए थे। गले में फूलों की जगह सब्जियों, बैंगन और करेले की माला थी। अध्याय 5, आगरा की सड़कों पर तहलका। अगली सुबह जब बीरबल अपनी इस शाही सवारी पर निकले तो आगरा शहर थम गया। जैसे ही ऊंट ने चलना शुरू किया, अपने लंबे डग भरे और बैल ने छोटे छोटे कदम उठाए, वह चारपाई रथ हिचकोले खाने लगा। चर्र मर्र की आवाजें आ रही थीं। ऊंट तेज चलना चाहता था लेकिन बैल उसे खींचकर पीछे कर देता। इस रस्साकशी में चारपाई कभी 45 डिग्री ऊपर होती, कभी नीचे। बीरबल उस पर बैठे बैठे ऐसे हिल रहे थे जैसे कड़ाही में समोसा तल रहा हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। एक हलवाई अपनी जलेबियां कढ़ाई में ही भूल गया। बच्चे तालियां बजाकर पीछे दौड़ने लगे। देखो देखो, बीरबल का उड़न खटोला। महिलाएं अपनी हंसी छुपाने के लिए घूंघट खींच रही थीं, लेकिन उनकी हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। गंगू आगे आगे चल रहा था और एक फटे हुए ढोल को बजाते हुए चिल्ला रहा था, हटो हटो, दुनिया की सबसे महंगी सवारी आ रही है। बादशाह के खास मेहमान आ रहे हैं। रास्ते में एक जगह बैल को भूख लगी और वह एक सब्जी वाले की टोकरी में मुंह मारने लगा। ऊंट ने देखा देखी ऊपर लटक रहे एक पेड़ के पत्ते खाने के लिए गर्दन उठाई, जिससे पूरा रथ हवा में लटक गया। बीरबल बड़ी मुश्किल से चारपाई की रस्सियां पकड़कर लटके रहे। बाजार में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग लोटपोट हो रहे थे। अध्याय 6, किले में प्रवेश। अब बारी थी शाही किले में प्रवेश करने की। द्वारपाल, जो हमेशा गंभीर रहते थे और हाथ में भाला लिए खड़े थे, दूर से आते इस धूल के गुबार और अजीबोगरीब आवाजों को सुनकर सतर्क हो गए। जैसे ही सवारी नजदीक आई, एक द्वारपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या बला है? उसने दूसरे से पूछा। ऊंट ने द्वार पर पहुंचते ही एक जोरदार आवाज निकाली, ब्रो। और ठीक उसी समय बैल ने रंभाना शुरू किया। द्वारपाल अपनी गंभीरता भूल गए। उनके हाथों से भाले छूटने ही वाले थे। वे पेट पकड़कर हंसने लगे। उन्होंने बीरबल को रोकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हंसते हंसते उनमें खड़े रहने की ताकत ही नहीं बची थी। बीरबल ने अपने मटके हेलमेट के अंदर से आवाज दी, दरवाजा बड़ा खोलो भाई, मेरी सवारी का बैलेंस बिगड़ रहा है। अध्याय 7, दरबार का मंजर। दरबार में बादशाह अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोपहर हो गई, बीरबल अभी तक नहीं आया। लगता है डर गया, बादशाह ने कहा। मुल्ला दो प्याजा मुस्कुराए, हुजूर, कोड़े तैयार रखवाइए। तभी बाहर से एक विचित्र शोर सुनाई दिया, जैसे कोई पुराना दरवाजा टूट रहा हो और साथ में जानवरों का संगीत चल रहा हो। दरबार का मुख्य द्वार खुला।
सबसे पहले गंगू अंदर आया, फटा ढोल बजाते हुए। फिर वह दृश्य दिखा जिसे देखकर इतिहास भी शर्मा जाए। ऊंट का सिर दरबार के ऊंचे मेहराब से टकराते कराते बचा। बैल ने दरबार के चिकने फर्श पर फिसलते हुए मून वॉक किया। चारपाई का बड़ा पहिया घर घर करता हुआ आया और छोटा पहिया कींच कींच कर रहा था, और उस पर विराजमान थे महामहिम बीरबल। बैंगन की माला पहने, सिर पर मटका, एक पैर में धोती, एक में पाजामा, हाथ में एक टूटी हुई झाड़ू थी जिसे वे तलवार की तरह पकड़े हुए थे। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा होना चाहिए था, लेकिन हुआ विस्फोट। सबसे पहले एक संतरी की हंसी छूटी, फुर्रर। फिर तानसेन, जो हमेशा सुर में रहते थे, बेसुरे होकर हंस पड़े। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल की बेइज्जती देखना चाहते थे, खुद को रोक नहीं पाए और फर्श पर बैठकर हंसने लगे। अध्याय 8, बादशाह का हाल। अकबर ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ऊंट ने अचानक दरबार के बीचों बीच रुकने का फैसला किया और जोर से हिला, जिससे बीरबल चारपाई से फिसलकर बैल की पीठ पर आ गिरे। बैल घबराकर उछला और बीरबल सीधा मुल्ला दो प्याजा की गोद में जा गिरे। अकबर के सब्र का बांध टूट गया। हा 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 हा, बादशाह की हंसी गूंज उठी। वे इतना हंसे कि उनकी पगड़ी टेढ़ी हो गई। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वे अपने तख्त के हत्थे को पीट पीट कर हंस रहे थे। बीरबल, अरे ओ बीरबल, ये क्या है? खुदा के लिए रुक जाओ, मेरा पेट फट जाएगा, अकबर चिल्लाए। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। बीरबल ने खड़े होकर मटका हटाए बिना झाड़ू से सलाम किया। जहां पनाह, यह हाइब्रिड रथ है, शाही इंजीनियरों का नवीनतम आविष्कार। यह उबड़ खाबड़ रास्तों और दरबार की राजनीति दोनों पर चलने में सक्षम है। यह सुनकर और भी जोर से ठहाके लगे। बैल ने मौके की नजाकत को देखते हुए मुल्ला दो प्याजा की पगड़ी को घास समझकर चबाना शुरू कर दिया। मुल्ला जी, बचाओ बचाओ, चिल्ला रहे थे और बीरबल ऊंट की पूंछ पकड़कर उन्हें शांत करने का नाटक कर रहे थे। अध्याय 9, फैसला और इनाम। करीब आधे घंटे तक दरबार मछली बाजार बना रहा। जब सब हंस हंस कर थक गए और अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश करने लगे, तब माहौल थोड़ा शांत हुआ। अकबर ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब मटका उतारकर सामान्य रूप में खड़े थे, हालांकि बैंगन की माला अभी भी गले में थी। बीरबल, अकबर ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी शर्त जीत ली। मैंने जिंदगी में, मैं कसम खाता हूँ, जिंदगी में कभी इतनी वाहियात और इतनी मजेदार सवारी नहीं देखी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, समस्या सवारी में नहीं थी। समस्या यह थी कि हम सब अपनी गंभीरता के बोझ तले दबे हुए थे। मैंने बस उस गंभीरता को इस चारपाई पर लाद दिया। अकबर ने अपने गले से मोतियों का सबसे कीमती हार उतारा। यह तुम्हारे लिए है बीरबल, और हाँ, इस ऊंट और बैल को शाही अस्तबल में जगह दी जाए, और इस चारपाई को, इसे म्यूजियम में रखवा दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि बीरबल ने बादशाह को कैसे हंसाया था। मुल्ला दो प्याजा, जिनकी पगड़ी अब गीली और चबाई हुई थी, ने भी बीरबल को सलाम किया। मान गए बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी का तो पता था, लेकिन तुम्हारे पागलपन का कोई मुकाबला नहीं है। उपसंहार, एपिलॉग। उस दिन के बाद से जब भी बादशाह अकबर उदास होते, वे बस उस जूतारथ का जिक्र छेड़ देते और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठता। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हंसी है, और उसे पाने के लिए कभी कभी खुद का मजाक बनवाना भी अक्लमंदी है। और वह सवारी, कहते हैं, वह आज भी किसी कहानी की किताब में छिपी है, बस पढ़ने वाले के चेहरे पर मुस्कान लाने का इंतजार कर रही है। समाप्त। शाही सन्नाटा और मक्खी का दुस्साहस। आगरा के किले में दोपहरी का सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज इतना तमतमाया हुआ था कि किले की दीवारों पर बैठे कबूतर भी छाव ढूंढ रहे थे। दीवाने खास के अंदर का माहौल किसी पुराने पुस्तकालय जैसा गंभीर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर लेटे से बैठे थे। उनकी आंखों में नींद और ऊब का मिश्रण था। दरबार में इतनी शांति थी कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज तोप के गोले जैसी लगती। इस सन्नाटे को सिर्फ एक चीज तोड़ रही थी, एक मक्खी, एक जिद्दी, ढीठ और शायद बागी मक्खी। वह कभी बादशाह की नाक पर बैठती, कभी उनकी पगड़ी के कोहिनूर पर, और कभी मुल्ला दो प्याजा की तोंद पर।
अकबर ने झुंझलाकर हाथ हिलाया। उफ, यह गर्मी और यह सन्नाटा। बीरबल, क्या हमारी सल्तनत में कोई खबर नहीं बची? कोई जंग, कोई विद्रोह, या कम से कम कोई अच्छी गप ही सुना दो। बीरबल अपनी जगह पर मुस्कुरा रहे थे। जहांपनाह, खबरें तो बहुत है, लेकिन मुझे डर है कि वे आपके शाही कानों को रास नहीं आएंगी। आजकल हवाओं में सिर्फ लू चल रही है। तभी मुख्य द्वार पर तैनात संतरी की भारी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार आवाज में घबराहट थी। जहांपनाह, एक अजीब सा आदमी आया है। वह कहता है कि वह शाही डाकिया है, लेकिन अकबर उठकर बैठ गए। लेकिन क्या? संतरी ने थूक निगला। हुजूर, वह कहता है कि वह जमीन का नहीं, बल्कि ख्यालों का डाकिया है, और उसने हमारे भाले छीनकर उनसे अपनी पीठ खुजाना शुरू कर दिया है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बुलाओ उसे, वैसे भी हम बोर हो रहे हैं। देखे तो सही, यह कौन सा नमूना है। अध्याय 2, अतरंगी की एंट्री। दरबार का दरवाजा खुला। सभी दरबारी अपनी गर्दनें घुमाकर देखने लगे। अंदर जो शख्स दाखिल हुआ, उसे देखकर तानसेन का तानपूरा हाथ से छूटते छूटते बचा। वह आदमी कद में नाटा था, लेकिन उसने बांस की 2 लकड़ियां अपने पैरों में बांध रखी थीं, जिससे वह ऊंचा दिख रहा था। उसने कपड़े नहीं, बल्कि पुराने अखबारों और भोजपत्रों को गोंद से चिपकाकर बनाया गया एक चोगा गाउन पहना था। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा घोंसला रखा था, जिसमें से एक असली मुर्गी झांक रही थी। उसके गले में घंटी बंधी थी जो हर कदम पर टन टन बज रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास कोई थैला नहीं था। उसके दोनों हाथों में 2 बड़े ब्रेसूप, जिससे अनाज साफ करते हैं, थे, जिन्हें वह पंखों की तरह हिला रहा था। वह दरबार के बीचों बीच आया, बांस की लकड़ियों पर डगमगाया और फिर जोर से चिल्लाया, हट जाओ, हट जाओ, खतों का तूफान आया है, बादशाह की डाक आई है, भूतकाल, भविष्यकाल और कंगाल की खबरें आई है। दरबारी हंसना चाहते थे, लेकिन बादशाह का चेहरा देखकर चुप रहे। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो भाई, और यह पैरों में बांस क्यों बांध रखे हैं? उस अजीब डाकिये ने झुकने की कोशिश की, लेकिन बांस के कारण वह सीधे मुंह के बल गिरने ही वाला था कि उसने सूप टेक कर खुद को संभाला। हुजूर, मेरा नाम है पत्रलाल पेटीवाला। मैं पैरों में बांस इसलिए बांधता हूँ ताकि ऊंची ऊंची बातें सीधे मेरे कानों तक पहुँच सके। नीचे की बातें सुनने में मुझे कमर दर्द होता है। अकबर की मूंछें फड़कने लगी। हंसी रोकने की कोशिश में उनका चेहरा लाल हो रहा था। अच्छा, तो तुम खत, लेटर्स लाए हो। कहाँ है खत? तुम्हारी झोली तो खाली है। पत्रलाल ने अपने सिर पर रखे घोंसले से मुर्गी को थोड़ा साइड में किया और एक काल्पनिक लिफाफा हवा में से निकाला। जहांपनाह, मैं आम डाकिया नहीं हूँ। मैं वो खत लाता हूँ जो लोग लिखते नहीं, बस सोचते हैं। अनकहे खत, दी अनरिटन लेटर्स। अध्याय 3, मुल्ला दो प्याजा का गुप्त खत। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, वाह, यह तो नायाब हुनर है। तो पत्रलाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि अभी मेरे पास किसका खत आया है? पत्रलाल ने अपनी आंखें बंद की, अपने कान हिलाए, जो कि वाकई हिल रहे थे, और हवा को सूंघा। महामंत्री बीरबल, आपके लिए एक खत आया है, आपकी पत्नी के दिमाग से। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। पत्रलाल ने हवा में पढ़ना शुरू किया। सुनिए जी, आज दरबार से आते वक्त 3 सेर जलेबी मत लाना, क्योंकि कल रात आपने नींद में जलेबी जलेबी चिल्लाकर मेरी नींद खराब की थी। और हाँ, अगर बादशाह सलामत आज आपको कोई इनाम दे तो उसे छुपाना मत, मेरी जासूसी नजर सब देख रही है। बीरबल ठहाका मारकर हंस पड़े। बिल्कुल सही, यह तो मेरी बेगम की ही भाषा है। अब मुल्ला दो प्याजा ने सोचा कि यह आदमी बीरबल का ही कोई जासूस होगा। उन्होंने उसे फंसाने के लिए पूछा, ए बहरूपिये, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो बताओ मेरे लिए क्या खत है, और खबरदार अगर झूठ बोला तो। पत्रलाल ने मुल्ला की तरफ एक डरावनी नजर डाली, फिर वह उनके करीब गया, बांस के पैरों पर खटखट करता हुआ, और उनकी पगड़ी के पास हवा को पकड़ा। हुजूर मुल्ला जी, आपके लिए खत आया है, आपके नाई बाबा की तरफ से। मुल्ला सक्का गए। नाई, वह क्या लिखेगा?
पत्रलाल ने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। प्यारे मुल्ला जी, अगली बार जब आप बाल कटवाने आए तो कृपया अपनी कहानियां कम सुनाएं। पिछली बार आपकी बातें सुनते सुनते मैं आपकी मूंछ का बायां हिस्सा थोड़ा ज्यादा काट गया था, जिसे आपने अभी तक कालिख लगाकर छुपा रखा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने गौर से मुल्ला की मूंछों को देखा। वाकई बाईं तरफ की मूंछ थोड़ी अजीब लग रही थी। एक पल बाद पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर अपनी जांघ पीटकर हंसने लगे। वाह मुल्ला, हमें तो पता ही नहीं था कि आप मूंछों में भी मेकअप करते हैं। अध्याय 4, बादशाह का रहस्यमय लिफाफा। अब बादशाह अकबर का मूड पूरी तरह बदल चुका था। उनकी ऊब गायब हो चुकी थी। वे उस अजीब डाकिये के मजे लेना चाहते थे। पत्रलाल, अकबर ने कहा, दरबारियों की छोड़ो, क्या मेरे लिए कोई खत है? किसी राजा महाराजा का नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज का जिसकी हम उम्मीद न करते हो। पत्रलाल गंभीर हो गया। उसने अपने चोगे के अंदर हाथ डाला। अखबारों की खड़खड़ाहट हुई। उसने एक बहुत बड़ा लेकिन अदृश्य लिफाफा निकाला। जहां पनाह, यह खत बहुत भारी है। इसे उठाने में मेरे बांस चरमरा रहे हैं। उसने नाटक करते हुए कहा, यह खत आपके शाही घोड़े ने भेजा है। मेरे घोड़े ने? अकबर हैरान हुए। जानवर कब से खत लिखने लगे? जहांपनाह, यह दिल की आवाज है, पत्रलाल ने कहा और पढ़ना शुरू किया। सेवा में सल्तनत के मालिक, मेरे प्यारे वजनदार बादशाह, निवेदन यह है कि आप दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कृपया करके अपना वजन थोड़ा कम करें। और हाँ, जब आप जंग पर जाते हैं तो वो लोहे का कवच पहनते हैं। वो मुझे बहुत चुभता है। कृपया अगली बार मखमल का कवच पहने। और एक शिकायत और है, वह बीरबल का घोड़ा मुझे चिढ़ाता है कि उसका मालिक हल्का फुल्का है। आपका वफादार लेकिन कमर दर्द से परेशान शाही घोड़ा, बादल। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि बादल को हमारी सेहत से इतनी शिकायत है। बीरबल, आज से हमारा खाना आधा कर दिया जाए। बीरबल ने चुटकी ली। हुजूर, खाना कम करने के बजाय हम घोड़ा बदल सकते हैं। हाथी का क्या ख्याल है? अध्याय 5, दुश्मन का अदृश्य पैगाम। माहौल रंगीन था, लेकिन तभी पत्रलाल ने एक डरावना चेहरा बनाया। उसने हवा को जोर से सूंघा और पीछे की ओर कूदा। उसके सिर पर बैठी मुर्गी ने कुड़कुड़ की आवाज की। सावधान जहांपनाह, सावधान, पत्रलाल चिल्लाया। सेनापति मान सिंह ने तलवार पर हाथ रख लिया। क्या हुआ? कोई हमला? नहीं, उससे भी खतरनाक, पत्रलाल ने कांपते हुए कहा। पड़ोसी मुल्क के राजा की तौंद बेली का खत आया है। तौंद का खत? जी, सुनिए, पत्रलाल ने अपनी आवाज भारी की। अकबर बादशाह, हम पड़ोसी मुल्क के राजा का पेट बोल रहे हैं। हमने सुना है कि आपके यहाँ का रसोइया शाही पनीर बहुत अच्छा बनाता है। हमारे राजा हमें सिर्फ उबली हुई सब्जियां खिलाते हैं। अगर आपने हमें एक हफ्ते के अंदर शाही पनीर का पतीला नहीं भेजा तो हम अपने राजा के पेट में इतना इतना गुड़गुड़ करेंगे कि वे मजबूरन आपके राज्य पर हमला कर देंगे, सिर्फ खाने के लिए। अकबर की आंखों से पानी आ गया। अरे खुदा का वास्ता, रसोइये को बुलाओ, शाही पनीर का बंदोबस्त करो, वरना बिना वजह जंग हो जाएगी। दरबार में हंसी का ऐसा तूफान आया कि संतरी भी अपने भाले छोड़कर हंस रहे थे। अध्याय 6, पत्रलाल की असली परीक्षा। तभी दरबार के एक कोने में बैठे एक ईर्ष्यालु दरबारी, जिसका नाम करीम खान था, ने सोचा कि अब इस डाकिये की पोल खोलने का वक्त है। करीम खान खड़ा हुआ। जहांपनाह, यह आदमी मदारी है, जादूगर है। अगर यह सच में मन की बात पढ़ सकता है तो मैं अपनी जेब में एक चीज रखकर खड़ा हूँ। अगर यह बता दे कि वह क्या है तो मैं इसे मान जाऊं। पूरा दरबार शांत हो गया। यह सीधी चुनौती थी। पत्रलाल ने अपनी मुर्गी को सहलाया। वह बांस के पैरों पर चलता हुआ करीम खान के पास गया। वह करीम खान के चारों तरफ घूमा। सूंघने दो, सूंघने दो। करीम खान मुस्कुरा रहा था। उसकी मुट्ठी बंद थी। पत्रलाल अचानक रुक गया।
उसने करीम खान की आंखों में देखा और जोर से बोला, करीम साहब, आपकी मुट्ठी में एक खत नहीं है, आपकी मुट्ठी में चोरी है। करीम खान का रंग उड़ गया। पत्रलाल ने आगे कहा, आपकी मुट्ठी में शाही खजाने का एक छोटा सा मोती है, जो आपने आज सुबह निरीक्षण के दौरान चुराया था और अभी तक मौका नहीं मिला कि उसे छुपा सके। वो मोती चिल्ला रहा है, मुझे वापस रख दो, मुझे वापस रख दो। करीम खान कांपने लगा। उसने घबराहट में मुट्ठी खोली और सचमुच एक कीमती मोती फर्श पर गिर पड़ा। अकबर का हंसता हुआ चेहरा सख्त हो गया। गिरफ्तार कर लो इसे। सैनिकों ने करीम को पकड़ लिया। अकबर ने पत्रलाल की ओर देखा। तुम तो वाकई जादुई हो, तुम्हें यह कैसे पता चला? पत्रलाल ने अपना घोंसले वाला टोपा उतारा। उसके नीचे से बीरबल का परिचित मुस्कुराता हुआ चेहरा निकला। लेकिन रुको, यह बीरबल नहीं था। बीरबल तो अपनी जगह पर खड़े थे। टोपा हटाने के बाद पता चला कि वह व्यक्ति दरबार का पुराना विदूषक जेस्टर छंगा था, जो कई सालों से गायब था। बीरबल आगे आए और हंसे। जहांपनाह, छंगा की वापसी के लिए यह छोटा सा नाटक रचा गया था। और मोती की बात, दरअसल मैंने सुबह ही देख लिया था कि करीम ने मोती उठाया है, लेकिन मैं उसे सबके सामने रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसलिए मैंने छंगा को अंतर्यामी डाकिया बनाकर भेजा। अध्याय 7, शाही दावत और छंगा का इनाम। अकबर ने राहत की सांस ली और फिर जोर से हंसे। बीरबल, तुम और तुम्हारे ये खेल, लेकिन मानना पड़ेगा, आज तुमने हमारी बोरियत का इलाज कर दिया। अकबर ने छंगा को अपने पास बुलाया। मांगो छंगा, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। तुमने हमें भी हंसाया और चोर को भी पकड़ा। छंगा ने अपने बांस के पैर खोले और जमीन पर आया। उसने सलाम किया। जहांपनाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस 2 चीजें चाहिए। कहो। एक तो मेरे सिर पर बैठी इस मुर्गी के लिए आजीवन दाने पानी का इंतजाम हो जाए। यह मेरी जासूसी साझीदार है। अकबर हंसे। मंजूर है। और दूसरा यह कि मुल्ला 2 प्याजा अपनी मूंछों पर कालिख लगाना बंद कर दे। मुझसे उनकी यह काली सफेद मूंछें देखकर हंसी रोकी नहीं जाती। मुल्ला 2 प्याजा ने अपना मुंह छुपा लिया और पूरा दरबार फिर से कहकहों से गूंज उठा। उपसंहार, एपिलॉग। उस दिन के बाद से आगरा के दरबार में जब भी कोई उदास होता तो लोग कहते, अरे भाई, पत्रलाल डाकिये को बुलाओ, शायद कोई अनकहा खत आया हो। छंगा को शाही मनोरंजन मंत्री बना दिया गया। हालांकि वह अक्सर गायब रहता था, लेकिन जब भी आता दरबार में हंसी की सुनामी ले आता। और बादशाह अकबर, वे जब भी अपने घोड़े बादल पर बैठते तो धीरे से उसके कान में कहते, भाई, वजन कम कर रहा हूं, प्लीज किसी को खत मत लिखना। बादशाह का बागी जूता, एक शाही रहे से शाही सुबह और एक नंगे पैर की त्रासदी। सुबह के 8 बज रहे थे। आगरा के किले में सूरज की किरणें झरोखों से झांक रही थीं। रसोइये शाही नाश्ते में परांठे तल रहे थे और कबूतर गुटरगू कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज के। बादशाह अकबर के शयन कक्ष बेडरूम से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने किले की नींव हिला दी। नहीं, यह नहीं हो सकता। संतरी डर के मारे कांपने लगे। क्या हुआ? क्या दुश्मनों ने हमला कर दिया? क्या शाही खजाना लुट गया? क्या मुल्ला 2 प्याजा ने फिर कोई खराब शायरी सुना दी? मुख्य सेवक, जिसका नाम गड़बड़दास था, दौड़ता हुआ अंदर गया। जहांपनाह, क्या हुआ? क्या गजब हो गया? अकबर अपने बिस्तर के किनारे बैठे थे। उनका एक पैर मखमली कालीन पर था, जिसमें एक बेशकीमती मोतियों जड़ा मोजरी जूता था, लेकिन दूसरा पैर नंगा था। वह नंगा पैर हवा में ऐसे हिल रहा था जैसे मदद मांग रहा हो। अकबर ने गरजते हुए कहा, गड़बड़दास, हमारा बायां जूता कहाँ है? वह जूता जिसे पहनकर हम आज पड़ोसी मुल्क के राजा को डराने वाले थे। गड़बड़दास ने यहाँ वहां देखा। हुजूर, शायद पलंग के नीचे हो। बेवकूफ, हमने पूरा पलंग छान मारा, यहाँ तक कि हम पलंग के नीचे रेंगकर भी देख आए। वहां सिर्फ धूल और एक पुराना चूहा मिला, लेकिन जूता नहीं। जाओ, घोषणा करवा दो, जो मेरा जूता लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा।
और जो नहीं लाएगा उसकी खैर नहीं। अध्याय 1, जूते की तलाश या भूसे में सुई। पूरे आगरा में मुनादी पिटवा दी गई, सुनो सुनो सुनो। बादशाह का बायां जूता, जो सुनहरे रंग का है, जिसका सोल ताला रेशम का है और जिसके आगे की नोक घमंड से ऊपर मुड़ी हुई है, वह लापता है। उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है। किले में अफरातफरी मच गई। सेनापति मान सिंह अपनी तलवार लेकर झाड़ियों में जूता ढूंढ रहे थे। शाही रसोइये आटे के कनस्तरों में हाथ डालकर देख रहे थे, जिससे उस दिन की रोटियां थोड़ी किरकिरी बनी। यहाँ तक कि शाही हकीम भी मरीजों की नब्ज छोड़कर मरीजों की जेब टटोल रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने इसे एक साजिश बताया। उन्होंने अकबर के कान भरे। जहांपनाह, मुझे लगता है यह किसी अंदर के आदमी का काम है। हो सकता है जूता खुद ही नाराज होकर चला गया हो। क्या आपने कल उसे ज्यादा जोर से पटका था? अकबर ने माथा पीट लिया। मुल्ला, जूता कोई बीवी है जो नाराज होकर मायके चली जाएगी। वह निर्जीव है। हुजूर, मुगलिया जूते हैं, उनमें भी रुतबा होता है, मुल्ला ने तर्क दिया। अध्याय 2, बीरबल की एंट्री और पान का बीड़ा। जब दोपहर तक जूता नहीं मिला और अकबर ने गुस्से में खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ 3 प्लेट अंगूर खाए, तब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल दरबार में आए। वे हमेशा की तरह शांत थे और पान चबा रहे थे। जहांपनाह, इतना सन्नाटा क्यों है? क्या किसी की मैयत उठी है? अकबर ने अपना नंगा पैर ऊपर उठाकर दिखाया। बीरबल, मजाक का वक्त नहीं है। हमारा जूता चोरी हो गया है। हमारी इज्जत का सवाल है। एक पैर में जूता और एक में नंगे पैर हम कैसे दरबार में बैठेंगे? लोग क्या कहेंगे कि मुगल बादशाह के पास जूतों की कमी पड़ गई। बीरबल ने उस अकेले जूते को गौर से देखा जो अकबर के दाएं पैर में था। हुजूर, समस्या गंभीर है, लेकिन घबराइए नहीं, जूता यहीं कहीं है। बस वह हमारे साथ लुकाछिपी खेल रहा है। अकबर ने झल्लाकर कहा, तो उसे पकड़ो। मुझे वह जूता जिंदा या मुर्दा चाहिए। मेरा मतलब है साबुत या फटा हुआ चाहिए। अध्याय 3, विशेष जांच दल, सिट शू इन्वेस्टिगेशन टीम। बीरबल ने तुरंत एक टीम बनाई। खोजी कुत्ता शेरू, जो सूंघने में माहिर था, लेकिन उसे जूतों से ज्यादा हड्डियों में दिलचस्पी थी। जासूस तीखी नजर, जिसकी एक आंख में मोतियाबिंद था, लेकिन वह दावा करता था कि वह दीवार के आर पार देख सकता है। शाही ज्योतिषी, जो तारों की चाल देखकर जूते का पता लगाने वाले थे। ज्योतिषी ने पंचांग खोला और गणना की। जहांपनाह, शनि भारी है और राहु की दृष्टि वक्री है। आपके जूते पर साधे साती चल रही है। मुझे लगता है जूता दक्षिण दिशा की ओर गया है। बीरबल ने पूछा, दक्षिण में तो शाही रसोई है, क्या जूता पकने गया है? तभी तीखी नजर चिल्लाया, मुझे कुछ दिखा। मुझे झाड़ियों में कुछ चमकीला दिखा। सब दौड़कर वहां गए। देखा तो एक संतरी की गंजी खोपड़ी धूप में चमक रही थी। वह संतरी झाड़ियों में छिपकर सो रहा था। जांच दल बुरी तरह फेल हो रहा था। अध्याय 4, चोरों की लाइन और झूठे दावे। शाम हो गई। इनाम के लालच में आगरा के सारे चोर, उचक्के और आम नागरिक दरबार में आने लगे। सब अपने अपने साथ एक बायां जूता लाए थे। दीवान ए खास अब दीवान ए जूता बन चुका था। वहां जूतों का पहाड़ लग गया था। कोई लकड़ी का खड़ाऊं ले आया, कोई फटा हुआ किसान का जूता ले आया। एक आदमी तो घोड़े की नाल हॉर्स शू लेकर आ गया। हुजूर, यह भी तो जूता ही है, बस घोड़े का है। आप पहन लीजिए, मजबूत रहेगा। अकबर का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने एक पुराने फटे जूते को उठाकर फेंकना चाहा, लेकिन वह जाकर सीधा मुल्ला दो प्याजा की पगड़ी पर लगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, जिसे सबने बड़ी मुश्किल से दबाया। बीरबल, अकबर चिल्लाए, अगर अगले 1 घंटे में मेरा असली जूता नहीं मिला तो मैं इस दूसरे जूते को भी फेंक दूंगा। अध्याय 5, बीरबल का मास्टर स्ट्रोक, जादुई छड़ी। बीरबल समझ गए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उन्होंने एक नाटक रचा। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक कड़ाही रखवाई और उसमें पानी उबलने रख दिया। उन्होंने उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें डाली,
मेंढक की टांग, नकली, सूखी मिर्च और थोड़ा सा रंग। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, यह जादुई पानी है। जिस किसी ने भी जूता चुराया है, अगर वह इस पानी को देखेगा तो उसकी नाक तोते जैसी लंबी हो जाएगी। सारे दरबारी डर गए। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। एक खजांची, ट्रेजरर, ने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया और कोने में खड़ा एक दुबला पतला सफाई वाला बार बार अपनी नाक छूकर देख रहा था। बीरबल की नजर उस सफाई वाले पर पड़ी। उसका नाम छुटकू था। बीरबल धीरे से उसके पास गए। क्या हुआ छुटकू? सर्दी जुकाम है या नाक लंबी होने का डर? छुटकू बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अकबर तख्त से उछल पड़े। पकड़ो इसे। तो तुमने चुराया मेरा शाही जूता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अध्याय 6, जूते का सफर और छुटकू की कहानी। छुटकू रोते रोते बोला, हुजूर, मैंने चोरी नहीं की। बात दरअसल यह है कि कल रात मैं आपके कक्ष की सफाई कर रहा था, तभी मुझे एक बहुत बड़ा और डरावना कॉकरोच, तिलचट्टा, दिखा। वह आपकी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पास मारने के लिए कुछ नहीं था। तो क्या? अकबर ने पूछा। तो मैंने घबराहट में आपका बायां जूता उठाया और उस कॉकरोच पर दे मारा। निशाना चूक गया और जूता खिड़की से बाहर सीधा नीचे बागीचे में गिर गया। अकबर ने दांत पीसे। तो तुम जाकर उठा क्यों नहीं लाए? मैं गया था हुजूर, लेकिन जब मैं नीचे पहुंचा, छुटकू की आवाज कांपने लगी, तो वहां जूता नहीं था। उसे बबुआ ले गया था। बबुआ? यह कौन है? कोई डाकू? अकबर ने तलवार म्यान से निकाल ली। नहीं हुजूर, बीरबल हंसे। बबुआ शाही अस्तबल का सबसे शरारती बंदर है। अध्याय 7, बंदर से कूटनीति, डिप्लोमेसी। अब मुसीबत और बढ़ गई थी। चोर इंसान होता तो पकड़ लेते, लेकिन चोर एक बंदर था, और वह भी बबुआ, जो अपनी मनमानी के लिए मशहूर था। सैनिकों ने बागीचे में बबुआ को ढूंढ निकाला। वह एक ऊंचे आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था, और उसके हाथ में, नहीं, उसके सिर पर अकबर का बेशकीमती जूता था। उसने जूते को टोपी की तरह पहन रखा था। अकबर नीचे खड़े होकर चिल्लाए, ए गुस्ताख बंदर, मेरा जूता वापस कर। बबुआ ने जवाब में ऊपर से एक गुठली फेंकी जो अकबर के कंधे पर लगी। गोली चलाओ, सेनापति ने आदेश देना चाहा। रुको, बीरबल ने रोका। गोली चलाई तो जूता खराब हो जाएगा, और अगर बंदर डर गया तो वह जूते को लेकर किले के बाहर भाग जाएगा। यहाँ कूटनीति, डिप्लोमेसी और केले बनाना की जरूरत है। अध्याय 8, जूतों का आदान प्रदान, दी ग्रेट एक्सचेंज। एक बहुत बड़ी टोकरी केले मंगवाए गए। बीरबल ने एक केले को हवा में लहराया। बबुआ ने देखा, लेकिन उसने जूता कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि यह जूता कोई बहुत कीमती खिलौना है। बीरबल ने सोचा, बंदर नकलची होते हैं। बीरबल ने अपना खुद का एक जूता उतारा और उसे सिर पर रख लिया। दरबारियों ने देखा कि प्रधानमंत्री पागल हो गए हैं, लेकिन बीरबल ने इशारा किया, सब लोग अपने जूते सिर पर रखो। न चाहते हुए भी मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह और खुद बादशाह अकबर को अपना अपना बचा हुआ जूता सिर पर रखना पड़ा। मंजर देखने लायक था। दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बागीचे में खड़ा था, सिर पर जूता रखे हुए। बबुआ ने यह देखा। उसे लगा यह कोई नया खेल है। बीरबल ने अपना जूता सिर से उतारकर जमीन पर फेंक दिया। नकलची बबुआ ने तुरंत अकबर का शाही जूता सिर से उतारा और जमीन पर फेंक दिया। पकड़ो, बीरबल चिल्लाए। गड़बड़दास ने हवा में छलांग लगाई और कैच लपक लिया, जैसे कोई क्रिकेट की गेंद लपकता है। मिल गया, मिल गया। अध्याय 9, जूते की वापसी और उसकी हालत। जूता बादशाह के पास लाया गया। अकबर ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई मिला हो, लेकिन जूते की हालत बदल चुकी थी। बबुआ ने उसे चबा चबाकर उसका आगे का हिस्सा थोड़ा गीला और टेढ़ा कर दिया था, और उसके अंदर शायद आम का रस भी लगा था। अकबर ने उसे पहनने की कोशिश की। जूता गीला होने के कारण चप चप कर रहा था। दरबार में फिर से दबी हुई हंसी गूंजी। अकबर ने एक गहरी सांस ली। चलो,
कम से कम मिल तो गया। तभी मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से कहा, हुजूर, अब यह जूता शाही नहीं रहा, यह तो बंदरछाप हो गया है। उपसंहार और हंसी का दरबार। अकबर को भी अपनी मूर्खता और इस पूरी घटना पर हंसी आ गई। वे जोर से हंसे। वाकई बीरबल, एक जूते ने आज पूरी मुगल सल्तनत को नचा दिया। हमने सीखा कि छोटी चीजों के लिए इतना बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। इनाम। छुटकू सफाई वाले को मास कर दिया गया क्योंकि उसने सच बोला था। बबुआ बंदर को एक बोरी केले दिए गए, रिटायरमेंट गिफ्ट। और बीरबल को अकबर ने वह दूसरा जूता इनाम में दे दिया, मजाक में, लेकिन साथ ही एक जागीर भी दी। उस दिन के बाद से अकबर ने अपने जूतों के लिए एक विशेष अलमारी बनवाई और उसकी चाबी हमेशा अपने गले में लटकाकर रखने लगे। और आगरा के बाजारों में एक नया मुहावरा मशहूर हो गया, भैया इज्जत संभालनी है तो जूतों पर नजर रखो। समाप्त। दरबार का सबसे बड़ा झूठा, तूसानी एंट्री और शाही सन्नाटा। दोपहर का समय था। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था, लेकिन माहौल में आलस छाया हुआ था। मुल्ला दो प्याजा ऊँग रहे थे, तानसेन अपने तानपूरे का एक ही तार बार बार कस रहे थे और बीरबल शांति से पान चबा रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक जबरदस्त हंगामा हुआ। धूल का एक गुबार उठा और संतरियों की हटोहटो की आवाजें आईं। दरवाजा खुला और एक अजीबोगरीब शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने सिर पर ऐसी पगड़ी पहन रखी थी जो कुतुब मीनार जैसी ऊंची थी। उसके कपड़े इतने चमकीले थे कि दरबार के झूमर भी शर्मा जाए। उसकी मूंछें इतनी लंबी थीं कि लग रहा था कि अगर वह गर्दन घुमाए तो पास खड़े आदमी को थप्पड़ पड़ जाएगा। वह शख्स दरबार के बीचों बीच आया। उसने 3 बार जमीन पर पलटी मारी, हाँ पलटी, और फिर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, जहां पनाह की जय हो। मैं 7 समुद्रों का तैराक, हवाओं का उस्ताद और भूतों का रिश्तेदार मिर्जा फेंकनाथ आपके कदमों में हाजिर हूँ। अकबर की नींद उड़ गई। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और पूछा, कौन हो भाई तुम, और ये भूतों के रिश्तेदार का क्या मतलब है? मिर्जा फेंकनाथ ने सीना फुलाया, इतना फुलाया कि उनकी कमीज का बटन टूटकर मुल्ला दो प्याजा की नाक पर लगा। हुजूर, मैं वह हूँ जिसने सूरज को चमकना सिखाया। मैंने ही शेरों को दहाड़ना सिखाया है, और अभी अभी मैं चांद पर चाय पीकर आ रहा हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी मुस्कान छुपाई। उन्हें समझ आ गया कि दरबार में एक नया मनोरंजन आ गया है। अध्याय 2, गप्पों की बारिश। अकबर को ऐसे नमूने बहुत पसंद थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, चांद पर चाय, क्या वहां चाय मिलती है? मिर्जा फेंकनाथ ने गंभीरता से कहा, अरे हुजूर, मिलती नहीं थी, मैंने वहां दुकान खुलवाई है। एक एलियन है, जग्गू, वह अच्छी अदरक वाली चाय बनाता है। बस वहां दूध की कमी है, तो हम बादलों को निचोड़कर दूध निकालते हैं। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। यह आदमी तो झूठ बोलने की मशीन था। मुल्ला दो प्याजा ने चिढ़कर पूछा, मिर्जा साहब, अगर आप इतने ही ताकतवर हैं, तो पैदल क्यों आए? उड़कर आ जाते। मिर्जा ने तपाक से जवाब दिया, मुल्ला जी, मैं उड़कर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक चील मिल गई। उसने विनती की कि मिर्जा भाई, आज आसमान में बहुत ट्रैफिक है, आप कृपया जमीन से चले जाए। तो मैंने बड़पन दिखाते हुए उसकी बात मान ली। अकबर जोर से हंसे, वाह क्या बात है मिर्जा, आज से तुम हमारे शाही किस्सागो, रॉयल स्टोरी टेलर हो। तुम्हें दरबार में खास जगह मिलेगी। मिर्जा फेंकनाथ ने बीरबल की तरफ एक घमंडी नजर डाली, मानो कह रहा हो, बच के रहना दोस्त, अब मेरा राज है। अध्याय 3, बीरबल की चुप्पी और मिर्जा का बहता कद। अगले एक हफ्ते तक दरबार में सिर्फ मिर्जा फेंकनाथ का ही बोलबाला रहा। उसकी गप्पे दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थीं। सोमवार उसने दावा किया कि उसने हिमालय को उठाकर थोड़ा दाईं ओर खिसका दिया है, क्योंकि उसे वास्तु दोष लग रहा था। बुधवार उसने कहा कि उसने मच्छर की शादी में शहनाई बजाई थी। शुक्रवार उसने हद ही कर दी। उसने कहा, जहांपनाह, कल रात मैंने सपने में यमराज के साथ शतरंज खेली और उन्हें हरा दिया। बदले में उन्होंने मुझे अमर होने का वरदान दिया है। अकबर इन कहानियों का मजा ले रहे थे, लेकिन दरबार का कामकाज ठप पड़ गया था। हर कोई बस मिर्जा की बकवास सुनता रहता। बीरबल चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अकबर ने एक दिन पूछा,
बीरबल, तुम कुछ नहीं बोलते, क्या तुम्हें मिर्जा की बातों पर यकीन नहीं है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यकीन तो पूरा है। बस मैं सोच रहा हूं कि जो आदमी यमराज को हरा सकता है, उसे तो खुदा का दर्जा मिल जाना चाहिए। वह हम तुच्छ इंसानों के बीच क्या कर रहा है? मिर्जा ने इसे अपनी तारीफ समझा और बोला, बीरबल जी, बड़पन इसी में है कि हम छोटों के साथ रहें। बीरबल ने मन ही मन सोचा, बेटा, अब तुम्हारा बड़पन निकालने का वक्त आ गया है। अध्याय 4, शाही घोड़े की चुनौती। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में बीरबल एक बहुत ही उदास चेहरा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? हुजूर, बहुत बड़ी समस्या है। मेरा एक दोस्त है, अरब का सौदागर। उसके पास एक ऐसा घोड़ा है जो हवा से बातें करता है, लेकिन वह घोड़ा पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खा रहा है। वह बहुत उदास है। मिर्जा फेंकनाथ तुरंत कूद पड़ा। अरे बीरबल जी, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं जानवरों की भाषा जानता हूं। मैंने बचपन में गधों के साथ अंताक्षरी खेली है। मैं उस घोड़े से बात करके उसकी समस्या सुलझा दूंगा। बीरबल ने कहा, लेकिन मिर्जा जी, वह घोड़ा बहुत जिद्दी है। वह सिर्फ उसी से बात करता है जो सच में ज्ञानी हो। अगर किसी झूठे ने उससे बात करने की कोशिश की, तो वह घोड़ा उसे एक जोरदार दुलत्ती लात मारता है। मिर्जा का गला सूखा, लेकिन बादशाह के सामने इज्जत का सवाल था। उसने कहा, अरे लात, मैं तो लातों का सौदागर हूं। मेरा मतलब है, मैं संभाल लूंगा। अध्याय 5, अस्तबल का ड्रामा। पूरा दरबार शाही अस्तबल में जमा हो गया। वहां एक कोने में एक मरियल सा बूढ़ा और बहुत ही चिड़चिड़ा घोड़ा बंधा था। यह घोड़ा बीरबल ने खास तौर पर चुना था, जिसे लात मारने की बहुत बुरी आदत थी। बादशाह ने कहा, जाओ मिर्जा, पूछो इससे कि यह खाना क्यों नहीं खा रहा। मिर्जा फेंकनाथ डरते डरते घोड़े के पास गया। उसने घोड़े के कान में फुसफुसाया, ओ भाई घोड़े, इज्जत का सवाल है, कुछ खा ले, मैं तुझे बाद में शाही हलवा खिलाऊंगा। घोड़े ने मिर्जा की पगड़ी को घास समझा और चबाना शुरू कर दिया। मिर्जा ने पगड़ी खींची, अरे पगड़ी नहीं, बात सुन। तभी घोड़े ने जोर से हिनहिनाया और घूमकर मिर्जा की कमर पर एक जोरदार दुलत्ती जमा दी। धड़ाम! मिर्जा फेंकनाथ हवा में उड़ते हुए भूसे के ढेर में जा गिरे। बीरबल ने दौड़कर पूछा, मिर्जा जी, क्या कहा घोड़े ने? उसने आपको लात मारी या कोई गुप्त संदेश दिया? मिर्जा, जो दर्द से कराह रहे थे, ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला। आह, नहीं, यह लात नहीं थी, यह शाही आशीर्वाद था। घोड़े ने कहा है कि वह शाही बिरयानी खाना चाहता है, घास नहीं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, घोड़ा बिरयानी खाएगा? मिर्जा ने कहा, जी हुजूर, यह मांसाहारी घोड़ा है, इसीलिए कमजोर हो गया है। अध्याय 6, बिरयानी और बीरबल का जाल। अकबर ने हुक्म दिया कि घोड़े के लिए बिरयानी मंगवाई जाए। बीरबल ने रसोइये को इशारा किया। रसोई ने बिरयानी की जगह एक बड़े बर्तन में बहुत सारी लाल मिर्च और करेले भरकर ले आया और ऊपर से चावल की एक परत बिछा दी। मिर्जा ने बर्तन घोड़े के आगे रखा। ले बेटा, खा ले बिरयानी। घोड़े ने जैसे ही मुंह मारा, मिर्च और करेले का स्वाद आते ही वह पागल हो गया। उसने रस्सी तुड़ाई और अस्तबल में दौड़ने लगा। उसने फिर से मिर्जा को निशाना बनाया और दौड़ाया। मिर्जा आगे आगे, घोड़ा पीछे पीछे। मिर्जा चिल्ला रहा था, बचाओ, यह घोड़ा पागल है, यह भूत है। वह दौड़ते दौड़ते दरबार में वापस आ गया और बादशाह के तख्त के पीछे छिप गया। बीरबल हंसते हुए बोले, मिर्जा जी, लगता है घोड़े को आपकी बिरयानी पसंद नहीं आई, या शायद उसने पहचान लिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। अध्याय 7, सबसे बड़ा इम्तिहान। अदृश्य कपड़े नहीं, अदृश्य तलवार। मिर्जा की फजीहत हो चुकी थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अब एक ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे कोई पकड़ ही न सके। अगले दिन मिर्जा खाली हाथ दरबार में आया और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे उसके हाथ में कुछ बहुत भारी चीज हो। उसकी नसें तनी हुई थीं, पसीना बह रहा था। अकबर ने पूछा, मिर्जा, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ दिख नहीं रहा। मिर्जा ने हांफते हुए कहा, जहांपनाह,
यह मेरे परदादा की जादुई अदृश्य तलवार है। यह इतनी भारी है कि इसे सिर्फ वही उठा सकता है जो पूरी तरह से पापमुक्त हो और जिसने कभी झूठ न बोला हो। मैंने इसे उठाने के लिए 10 साल तपस्या की है। उसने वह तलवार जो थी ही नहीं बादशाह की ओर बढ़ाई। हुजूर, क्या आप इसे पकड़कर देखेंगे? लेकिन सावधान, यह बहुत भारी है। अब अकबर फंस गए। अगर वो कहते कि तलवार नहीं दिख रही तो साबित हो जाता कि वो पापी है। अगर उठाते हैं तो झूठ का सहारा लेना होगा। अकबर ने घबराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि बादशाह धर्म संकट में है। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, वाह, क्या नायाब तलवार है। मिर्जा जी, जरा इसे म्यान स्कैबर्ड से बाहर तो निकालिए ताकि हम इसकी धार देख सके। मिर्जा फंस गया। उसने नाटक किया, जोर जोर लगा रहा हूं। उफ, यह जाम हो गई है। बीरबल ने कहा, लाइए, मैं मदद करता हूं। बीरबल मिर्जा के पास गए। उन्होंने हवा में हाथ लहराया और जोर से मिर्जा के हाथ पर एक असली लकड़ी का डंडा मारा जो उन्होंने अपनी पीठ पीछे छिपा रखा था। चटाक! मिर्जा दर्द से चिल्लाया, हाय मर गया, और अपने हाथ छाड़ने लगा। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, अरे मिर्जा जी, आपने तलवार छोड़ दी? वह तो आपके पैर पर गिर गई होगी। क्या आपका पैर कट गया? मिर्जा दर्द में भूल गया कि तलवार अदृश्य थी। वह अपना पैर पकड़कर नाचने लगा, अरे नहीं, मेरा पैर, मेरा अंगूठा कट गया, खून बह रहा है। सबने देखा कि वहां न कोई तलवार थी, न कोई खून और न ही कोई घाव। मिर्जा बस नाटक कर रहा था क्योंकि डंडा हाथ पर लगा था। अध्याय 8, पोल खुली और हंसी का धमाका। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, देखिए, तलवार इतनी जादुई है कि इसने बिना काटे ही मिर्जा जी को दर्द दे दिया। और सबसे बड़ी बात, यह तलवार जमीन पर गिरने पर आवाज भी नहीं करती। अकबर अब पूरी बात समझ चुके थे। वे अपने पेट पर हाथ रखकर हंसने लगे। मिर्जा, तुम तो कहते थे कि तुम दर्द से ऊपर उठ चुके हो। यमराज को हराने वाला एक डंडे से रो पड़ा। मिर्जा फेंकनाथ का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसका झूठ, उसकी बहादुरी, सब हवा हो गया था। उसने बादशाह के पैर पकड़ लिए। हुजूर, मास कर दे। मुझे लगा था कि दरबार में टिकने के लिए हुनर की नहीं, बातों की जरूरत होती है। मैं तो बस एक बहुरूपिया हूं। अध्याय 9, सजा या मजा। दरबारी चिल्लाने लगे, इसे कोड़े मारे जाएं, इसे जेल में डालो। लेकिन बीरबल ने रोका, नहीं जहांपनाह, मिर्जा जी ने हमें हंसाया बहुत है। इनका हुनर झूठ बोलना है, लेकिन उसे पेश करने का अंदाज मजेदार है। बस इन्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। अकबर ने आंसू पोंछते हुए कहा, हंसने के कारण आए आंसू, ठीक है। मिर्जा, तुम्हें मासी मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या हुजूर? मिर्जा ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें अगले 1 महीने तक शाही अस्तबल के उसी घोड़े की सेवा करनी होगी जिसने तुम्हें लात मारी थी। और हाँ, उसे बिरयानी नहीं, घास खिलानी होगी। मिर्जा ने राहत की सांस ली। जो हुक्म जहांपनाह। मैं उस घोड़े को अपना बड़ा भाई मानकर सेवा करूंगा। मुल्ला दो प्याजा ने पीछे से टिप्पणी की, बिल्कुल सही। दोनों की अकल एक जैसी जो है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उपसंहार, एपिलॉग। मिर्जा फेंकनाथ, जिनका असली नाम फत्तू था, अब दरबार के आधिकारिक विदूषक जेस्टर बन गए थे। उन्होंने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वे उसे कहानी कहकर सुनाते थे। और बीरबल ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, संसार में 3 चीजें कभी नहीं छुप सकती, सूरज, चांद और एक झूठे दरबारी की पोल। जब उसके सामने बीरबल खड़ा हो। कहानी समाप्त। यह कहानी उस दिन शुरू हुई जब बादशाह अकबर का दिमाग, जी हुजूर, सुन सुनकर पक गया था। दीवान-ए-खास में बादशाह ने छींका, आज छी। तुरंत 50 दरबारी एक साथ चिल्लाए, जी हुजूर, वाह क्या शाही छींक थी, सुभान अल्लाह। बादशाह ने पानी मांगा। पानी। वजीर दौड़कर आया, जी हुजूर, पानी। क्या बात है, अमृत जैसा पानी लाऊंगा। अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया। बीरबल, क्या इस दरबार में किसी के पास अपना दिमाग नहीं है?
अगर मैं कहूँ कि दिन को रात कहो, तो क्या ये सब मान लेंगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मानेंगे नहीं, बल्कि साबित भी कर देंगे कि अभी चांद निकला हुआ है। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि लोग उनकी अकल का नहीं, बस उनके पद का सम्मान करते हैं। उन्हें कुछ तूफानी करने का मन हुआ। अकबर ने घोषणा की, सुनो, मुझे तुम सब की चापलूसी से नफरत हो गई है। मुझे अकलमंद लोग चाहिए, तोते नहीं। इसलिए मैं एक इम्तिहान लेने जा रहा हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। कल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आगरा के किले में उल्टा कानून, लॉ ऑफ ऑपोजिट्स, लागू होगा। जो भी मैं कहूंगा उसका उल्टा करना होगा, और जो तुम कहना चाहोगे उसका उल्टा बोलना होगा। अगर मैंने कहा बैठ जाओ, तो तुम्हें खड़े रहना होगा। अगर मैंने कहा चले जाओ, तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। मुल्ला दो प्याजा ने घबराकर पूछा, और अगर हमें रफा हाजत, टॉयलेट जाना हो तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो आपको कहना होगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अकबर ने ताली बजाई। बिल्कुल सही। कल का दिन उल्टा दिन होगा। जो इसमें फेल हुआ उसे गधे पर उल्टा बिठाकर शहर घुमाया जाएगा। अध्याय 2, सुबह की भयानक शुरुआत। अगली सुबह आगरा के किले में सूरज तो सीधा निकला, लेकिन बाकी सब कुछ उल्टा हो गया। बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में जागे। उन्होंने ताली बजाई, जिसका मतलब था सेवक अंदर आए। लेकिन नियम के अनुसार सेवकों को बाहर जाना चाहिए था। तो जैसे ही बादशाह ने ताली बजाई, 2 सेवक जो दरवाजे पर खड़े थे, वे दौड़कर बाहर गैलरी में भाग गए। अकबर चिल्लाए, अरे बेवकूफों, अंदर मत आओ। नियम मतलब अंदर आओ। सेवक, जो अब नियम समझ चुके थे, दौड़कर अंदर आए। अकबर को प्यास लगी थी। उन्होंने सेवक से कहा, मुझे पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। खबरदार जो मेरे लिए पानी लाए। मेरे लिए सूखी रेत लेकर आओ। सेवक, जो बहुत डरा हुआ था, ने दिमाग लगाया। पानी नहीं, मतलब पानी चाहिए। और रेत मतलब शायद कुछ खाने को। सेवक दौड़कर गया और एक थाली में गर्मागर्म बिरयानी और एक लोटा पानी ले आया। अकबर खुश हो गए। चलो, कम से कम कोई तो अक्लमंद है। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब शाही हजामत, शेविंग का वक्त आया। नाई कांप रहा था। अकबर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरी दाढ़ी को बिल्कुल मत काटना, और खबरदार जो उस तरह रेजर चलाया, मेरी गर्दन काट देना, लेकिन बाल मत काटना। नाई पसीने से तरबतर हो गया। गर्दन काट देना का उल्टा क्या होगा? गर्दन जोड़ देना? लेकिन गर्दन तो जुड़ी हुई है। नाई ने कांपते हाथों से अकबर की दाढ़ी बनानी शुरू की। अकबर ने बीच में कहा, रुको मत, और तेज और जोर से दबाओ। मतलब रुको, धीरे करो। नाई ने सोचा, रुको मत का उल्टा रुक जाओ है। वह रुक गया। आधी दाढ़ी बनी थी, आधी बाकी थी। अकबर गुस्से में, लेकिन नियम याद रखते हुए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रहा हूं मैं। अब भाग जाओ यहां से। मतलब अभी और काटो। नाई ने सोचा बादशाह खुश है और जाने को कह रहे हैं, यानी रुकने को कह रहे हैं। नाई का दिमाग एरर 404 फीट हो गया। वह उस तरह छोड़कर वहां से सचमुच भाग गया। अकबर आईने में अपनी आधी मुड़ी हुई दाढ़ी देखकर चिल्लाए, वाह, क्या बकवास शक्ल है। मतलब बहुत सुंदर है। उसे इनाम दो, मतलब सजा दो। अध्याय 3, मुल्ला दो प्याजा और घोड़े की सवारी। उधर मुल्ला दो प्याजा घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें दरबार पहुंचना था। उन्होंने अपने नौकर से कहा, आज मेरा घोड़ा तैयार मत करना, मैं पैदल नहीं जाऊंगा। नौकर समझदार था, वह घोड़ा ले आया। मुल्ला जी घोड़े पर चढ़ने लगे, लेकिन समस्या यह थी कि हर चीज उल्टी करनी थी। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं सीधा बैठूंगा तो बादशाह नाराज हो जाएंगे। तो मुल्ला दो प्याजा घोड़े पर उल्टे बैठ गए, घोड़े की पूंछ की तरफ मुंह करके। घोड़ा भी हैरान था कि आज मालिक को क्या हो गया है। रास्ते में लोग मुल्ला को देखकर हंस रहे थे। एक दुकानदार ने पूछा, मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो घर वापस जा रहा हूं। मतलब
दरबार जा रहा हूं। तभी घोड़े ने लीद पोटी कर दी। मुल्ला ने आदतवश चिल्लाया, छी छी, कितनी बदबू आ रही है। तभी उन्हें याद आया कि नियम उल्टा है। उन्होंने तुरंत बात पलटी। वाह वाह, क्या खुशबू है। आहा, गुलाब के फूल खिल गए। पास खड़े लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अध्याय 4, दरबार या मछली बाजार। दोपहर तक दरबार में ऐसा मंजर था जैसा पागलखाने में भी नहीं होता। संतरी, जो दरवाजे पर खड़े थे, वे आने वालों को धक्का देकर बाहर निकाल रहे थे, स्वागत करने का उल्टा। लोगों को जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ रहा था। तानसेन, उन्होंने अपना तानपूरा उल्टा पकड़ रखा था और गाना नहीं गा रहे थे, बस मुंह हिला रहे थे, साइलेंट मोड। क्योंकि बादशाह ने कहा था, आज बहुत शोर होना चाहिए, मतलब शांति। अकबर, आधी दाढ़ी के साथ, तख्त पर बैठे थे। वे सिर के बल खड़े होना चाहते थे ताकि बैठने का उल्टा हो सके, लेकिन बीरबल ने सलाह दी कि हुजूर, तख्त पर लेटना बैठने का उल्टा माना जा सकता है। तो अकबर तख्त पर लेटे हुए थे। तभी सेनापति मान सिंह आए।